अमेरिकी युद्धपोत वेनेजुएला के जल क्षेत्र में लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं। दशकों में पहली बार लैटिन अमेरिका सैन्य टकराव के कगार पर है। कई लोगों के लिए यह वेनेजुएला की बुरी खबरों की एक और कड़ी है। एक देश जो कभी तेल संपदा के लिए प्रसिद्ध था, अब गरीबी, अपराध और तानाशाही के लिए बदनाम है। लेकिन गोलार्ध के सबसे अमीर देशों में से एक असफल राष्ट्र कैसे बन गया, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष में क्यों है? जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। यह संगठित अपराध और उसकी वैश्विक पहुंच पर खत्म होता है। वेनेजुएला के कार्टेल की कहानी असल में कोकीन नहीं बल्कि तेल से शुरू होती है। कार्टेल के सत्ता में आने से पहले तेल ने वह व्यवस्था बनाई जो आगे सब कुछ कब्जे में ले लेगी। 1922 में शेल, पूर्व में रॉयल डच शेल, ने उत्तर पश्चिम वेनेजुएला के माराकाइबो बेसिन में एक तेल क्षेत्र खोजा। यह क्षेत्र लगभग 10,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकालने में सक्षम था, जो उस समय के लिए असाधारण था। कुछ वर्षों में करीब 100 विदेशी कंपनियों ने वेनेजुएला में तेल उत्पादन शुरू किया। 1920 के दशक में जनरल जुआन विसेंटे गोमेज के शासन में वेनेजुएला में तेल उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1929 तक वेनेजुएला हर साल 137 मिलियन बैरल तेल बनाता था। इससे देश उस समय का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे। 1930 के दशक में तेल वेनेजुएला के 90% निर्यात का स्रोत बना, जिससे यह पेट्रो स्टेट बन गया। हालांकि वेनेजुएला में तेल उत्पादन का 98% अभी भी विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में था, जिनमें गल्फ, रॉयल डच शेल और स्टैंडर्ड ऑयल शामिल थीं। इसके जवाब में वेनेजुएला के नेताओं ने उन कंपनियों को अपनी तेल आय का आधा हिस्सा सरकार को देने के लिए कानून लागू करके इसका मुकाबला करने की कोशिश की। 1943 का हाइड्रोकार्बन कानून एक उदाहरण है। 5 साल में सरकार की आय 6 गुना बढ़ी। उस समय तक वेनेजुएला लगातार सैन्य तानाशाहियों से जूझ रहा था। 1958 तक देश ने आखिरकार अपनी पहली स्थायी लोकतांत्रिक सरकार चुनी थी। मुख्य राजनीतिक दलों ने एक और तानाशाही से बचने के लिए तेल के मुनाफे को अनुपातिक रूप से साझा करने पर सहमति जताई। हालांकि इससे तेल का मुनाफा लगभग पूरी तरह से सरकार के पास ही सिमट गया। 1960 तक वेनेजुएला पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का संस्थापक सदस्य बन गया। इस समूह में फारस की खाड़ी के कई देश, इक्वाडोर, नाइजीरिया और अन्य अफ्रीकी देश थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने कीमतें समन्वयित की और सदस्यों को घरेलू तेल उद्योगों पर अधिक नियंत्रण दिया। इस समय तक वेनेजुएला ने अपनी पहली सरकारी तेल कंपनी वेनेजुएलन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बनाई। इसने विदेशी तेल कंपनियों को राज्य को चुकाए जाने वाले कर को भी 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। 1970 का दशक वेनेजुएला की तेल से मिली ताकत का शिखर था। 1973 के योम किप्पुर युद्ध में इजराइल समर्थकों पर ओपेक के प्रतिबंध से तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ीं। इससे वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का प्रति व्यक्ति सबसे अमीर देश बन गया। सिर्फ 2 साल में इससे राज्य की तिजोरी में 10 अरब डॉलर और जुड़ गए। इससे अनिवार्य रूप से भारी कुप्रबंधन और बेकाबू भ्रष्टाचार हुआ। इस प्रलोभन को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। अनुमान है कि 1972-1997 के बीच लगभग 100 अरब डॉलर की हेराफेरी हुई थी। 1976 में तेल की ऊंचाई का लाभ उठाकर राष्ट्रपति कार्लोस आंद्रेस पेरेज ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने राज्य की पेट्रोलेओस डी वेनेजुएला SA PDVSA बनाई। अब PDVSA देश के तेल की खोज, उत्पादन, शोधन और निर्यात से जुड़ी हर चीज के लिए जिम्मेदार थी। PDVSA विदेशी कंपनियों से साझेदारी कर सकती थी, लेकिन उसे कम से कम 60% कमाई अपने पास रखनी होती थी। यह सरकारी कंपनी थी, लेकिन इसे कम नियमों के साथ व्यवसाय की तरह चलाया गया। 1980 के दशक में तेल की कीमतों के गिरने से वेनेजुएला का सपना टूट गया। तेल की कीमतों में इस अचानक गिरावट ने तेल पर निर्भर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से सिकोड़ दिया और महंगाई आसमान छूने लगी। विदेशी रिफाइनरियां खरीदने से उस पर भारी कर्ज हो गया था। 1989 में राष्ट्रपति पेरेज ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट समझौता किया। इस समझौते में एक बेहद अलोकप्रिय वित्तीय सख्ती का पैकेज शामिल था। इससे सड़कों पर हिंसा और दंगे भड़क उठे। 1992 में अराजकता के दौरान सैन्य अधिकारी ह्यूगो चावेज ने तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। चावेज ने 90 के दशक की लहर का फायदा उठाकर
1998 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। एक समाजवादी मंच पर उन्होंने एक नई समाजवादी बोलिवेरियन क्रांति की घोषणा की। चावेज ने चुनाव प्रचार में वेनेजुएला की तेल संपत्ति से गरीबी और असमानता खत्म करने का वादा किया था। उनकी बोलिवेरियन नीतियां महंगी थीं, लेकिन उन्होंने गरीबी को 20% तक कम कर दिया। लेकिन तब उनकी सरकार के कदमों से वेनेजुएला का तेल उत्पादन घटने लगा। वेनेजुएला में तेल उत्पादन 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में चरम पर था, फिर गिरावट आई। चावेज ने 2002-2003 में पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला सोसिएदाद अनोनिमा के हजारों हड़ताली कर्मचारियों को निकाल दिया था। इस कदम से अनुभवी तकनीशियनों के हटने से पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला सोसिएदाद अनोनिमा की उत्पादन क्षमता को गंभीर नुकसान हुआ। 2005 तक चावेज ने अपने देश की तेल संपत्ति क्यूबा जैसे अन्य समाजवादी देशों से साझा करना शुरू किया। यह पेट्रो कैरिब गठबंधन के नाम से जाना जाने लगा। तो ह्यूगो चावेज की लंबी राष्ट्रपति पद के दौरान वेनेजुएला के तेल भंडार कम होते गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तेल मुफ्त बांटा और कम उत्पादन किया। अब उनकी सरकार पर कर्ज और बढ़ गया। राष्ट्रीय कर्ज लगभग दोगुना हो गया। चावेज कामकाजी वर्ग में लोकप्रिय रहे और इसी लोकप्रियता से राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया। वह जनप्रिय नेता बने और अधिनायकवाद की ओर बढ़े। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल सीमा हटाई, सुप्रीम कोर्ट और प्रेस पर नियंत्रण किया। उन्होंने कई देशी विदेशी निजी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण भी किया। उन्होंने एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स की तेल परियोजनाएं भी राष्ट्रीयकृत कर दी। आखिरकार चावेज का 2013 में निधन हो गया और उनकी जगह निकोलस मादुरो ने ली। चावेज के बदलावों ने मादुरो को तानाशाही स्थापित करने में मदद की। 2014 में वैश्विक तेल कीमतों के गिरने से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भी डूब गई, लेकिन इस बार यह 1980 के दशक से भी ज्यादा बुरा था। देखिए, लगभग 10 सालों से वेनेजुएला लगातार तेल मुफ्त में देता रहा है और देश में कम उत्पादन करता रहा है। साथ ही अमेरिका की पाबंदियों ने झटका बढ़ा दिया। जब से चावेज ने फिदेल कास्त्रो के क्यूबा को तेल देना शुरू किया, वॉशिंगटन इससे बहुत खुश नहीं था। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़ी पाबंदियां लगा दी, जिससे पीडीवीएसए से तेल आयात रुक गया। उन्होंने वेनेजुएला सरकार की अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच रोक दी। मादुरो ने इस झटके को कम करने के लिए नोट छापने की कोशिश की, लेकिन इससे वेनेजुएला कई सालों तक हाइपरइन्फ्लेशन में ही डूब गया। 2019 तक महंगाई दर लगभग 1 करोड़ प्रतिशत तक पहुंच गई थी। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर लगभग बेकार हो गई थी, इसलिए देश ने अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल शुरू किया। इन कारणों से कई वेनेजुएला वासी मानवीय संकट से बचने के लिए देश छोड़ गए। लाखों लोग कोलंबिया व पड़ोसी देशों में गए। कई ने संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने की कोशिश की। इन कारणों से देश में अशांति फैली। मादुरो ने लोगों को नियंत्रित करने को दमन व सेंसरशिप अपनाई। उन्होंने चुनावों में भी हेरफेर करना शुरू कर दिया। 2018 में उन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया। 60 देशों ने उनकी जीत को अवैध माना। इनमें अमेरिका भी था। अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को अंतरिम नेता माना, लेकिन मादुरो फिर भी कैसे बच निकले? उन्होंने अपने शासन को कैसे बनाए रखा? इसका जवाब उनके बचे हुए तेल व्यापार सहयोगियों में छुपा है। इनमें क्यूबा, ईरान, रूस, तुर्की थे। रूस ने तो 2019 में वेनेजुएला में सैनिक तक भेज दिए थे। रूस और चीन दोनों ने मादुरो शासन का समर्थन जारी रखा है। उन्होंने उसे प्रतिबंधों से बचने में भी मदद की। मादुरो का मध्य पूर्व में एक और सहयोगी हिजबुल्लाह है। लेबनानी आतंकी संगठन ईरान द्वारा प्रायोजित है। तेहरान और काराकास में अमेरिका विरोधी भावना समान है और दोनों तानाशाही देश हैं। मदुरो ने ईरान के साथ मिलकर रूस के यूक्रेन हमले का समर्थन किया। 2022 में मदुरो ने तेहरान जाकर ईरान से 20 साल का सहयोग समझौता किया। उन्होंने ईरान के तथाकथित अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ प्रतिरोध धुरी में सदस्यता का भी वादा किया। मदुरो ने 2022 में ईरान को वेनेजुएला में सीधे काम करने की अनुमति दी। एक वेनेजुएलन मालवाहक विमान को अर्जेंटीना में हिरासत में लिया गया था। इसमें 5 ईरानी सवार थे, जिनमें से 2 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े हुए थे। IRGC को अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईरान को सैन्य ड्रोन संयंत्र बनाने की अनुमति मिली है और मादुरो ने ईरानी ड्रोन खरीदे हैं। वेनेजुएला अब ईरान का लैटिन अमेरिकी हथियार केंद्र बन चुका है। ईरान ने वेनेजुएला का इस्तेमाल भी उन्हीं दमनकारी साजिशों को अंजाम देने के लिए किया है, जैसा वह अपने देश में करता है। उदाहरण के लिए
2021 में FBI ने अमेरिका में रहने वाले एक ईरानी असंतुष्ट को वेनेजुएला भेजने की साजिश को रोक दिया था। वहां से वे इस कार्यकर्ता को सजा देने के लिए वापस ईरान ले जाने की योजना बना रहे थे। यही वह पृष्ठभूमि है जिससे हिजबुल्लाह और वेनेजुएला के रिश्ते की शुरुआत होती है। ईरान के प्रॉक्सी होने के कारण हिजबुल्लाह को वेनेजुएला में IRGC जैसी सुविधाएं मिलती हैं और उसने दक्षिण अमेरिका में भी विस्तार किया है। कहा जाता है कि यह ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की त्रिसीमा पर अपराधी आतंक नेटवर्क चलाता है। यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह के लिए भारी धनराशि उत्पन्न करता है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता बढ़ती है। इन संबंधों ने हिजबुल्लाह को पश्चिमी गोलार्ध में सीधे हमले करने की भी अनुमति दी है, जैसे 1992 में अर्जेंटीना में इसराइली दूतावास या 1994 में ब्यूनस आयर्स में यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हिजबुल्लाह के हमले। हिजबुल्लाह की इस शाखा को एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट 910 भी कहा जाता है। 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग ने एक नार्को आतंकवाद साजिश का खुलासा किया। इस साजिश में सीरियाई वेनेजुएलाई सांसद, फार्क सदस्य, मैक्सिको ड्रग कार्टेल, ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह शामिल थे। हालांकि साजिश नाकाम हुई, हिजबुल्लाह की यूनिट 910 लैटिन अमेरिका में अब भी सक्रिय है। यह स्थानीय ड्रग गिरोहों व कार्टेल से सौदे कर मुनाफेदार नशीली दवाओं के व्यापार से पैसा कमाती है। ESO के नेता अब्दुल्लाह सफादिन हिजबुल्लाह का ईरान में दूत और महासचिव के चचेरे भाई हैं। वेनेजुएला में हिजबुल्लाह के एक प्रमुख नेता अधम हुसैन तबाजा हैं। तबाजा वेनेजुएला में हिजबुल्लाह की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता है। इनमें उन्नत निवेश तंत्र और नकद तथा क्रेडिट पर आधारित व्यवसाय शामिल हैं। इन व्यवसायों में एक है अल इनमा इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। यह फर्म लेबनान और इराक में है और इसके नेता जिहाद मोहम्मद जानसू के पास वेनेजुएला का पासपोर्ट है। तबाशा और सफादिन दोनों के वेनेजुएला की सीमाओं से बाहर पूरे क्षेत्र में बड़े आपराधिक नेटवर्कों से गहरे संबंध हैं। उनका कपड़ा, बीफ, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी दखल है। इन व्यवसायों से हिजबुल्लाह के लिए धन हेराफेरी होती है। हिजबुल्लाह ने वेनेजुएला ही नहीं, पूरे क्षेत्र में फैले लेबनानी प्रवासी समुदाय का भी लाभ उठाया है। यह उसी तरह है जैसे वेनेजुएला के गैंग भी विदेशों में रहने वाले अपने प्रवासियों का फायदा उठाते हैं। वेनेजुएला की लेबनानी समुदाय ने अनजाने में हिजबुल्लाह को पैसे जुटाने व छुपाने में लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स की तरह मदद की है। वे वकील, अकाउंटेंट या उद्यमी के रूप में काम करते हैं। वेनेजुएला में हिजबुल्लाह का समर्थन नेटवर्क पारिवारिक कबीलाई ढांचे में है, जो मादुरो की अवैध अर्थव्यवस्था में शामिल है। यह नेटवर्क शासन के आंतरिक राजनीतिक हलकों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे समर्थन नेटवर्क के साथ मादुरो ने अपने शासन को और मजबूत कर लिया। 2021 में उसने फिर से चुनाव में हेरफेर किया और नेशनल असेंबली पर नियंत्रण पा लिया। फिर कई देशों ने मान्यता नहीं दी और विपक्ष ने मतदान बहिष्कृत किया। इस बहिष्कार का समर्थन अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ने किया। 2022 के अंत तक विपक्ष पूरी तरह टूट चुका था। हालांकि इस दौरान अमेरिका वेनेजुएला संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। बाइडेन प्रशासन ने शेवरॉन को वेनेजुएला में सीमित संचालन की इजाजत दी। यह यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की वजह से हुआ था। इसके बदले मादुरो ने वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खोला। 2023 में उनकी सरकार ने 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर सहमति दी। इसके बाद वाशिंगटन ने वेनेजुएला के तेल और गैस पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए। हालांकि यह रुझान 2024 में पलट गया। मादुरो स्वतंत्र चुनाव का रोड मैप देने में असफल रहे और गयाना को उकसाने लगे। यह दोनों देशों के बीच सदियों पुराने क्षेत्रीय विवाद का पुनरुत्थान था। कौन सा क्षेत्र? क्यों? तेल समृद्ध एस्कोबेडो क्षेत्र। ऐसा लगने लगा कि मादुरो इस क्षेत्र के लिए गयाना से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसी कारण बाइडेन प्रशासन ने फिर से प्रतिबंध लगाए। स्थिति और बिगड़ी जब मादुरो ने फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया। हालांकि विपक्ष ने भी इस चुनाव में जीत का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने पर तनाव और बढ़ गया। इस पूरे साल ट्रंप ने शरणार्थियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और 200 से अधिक कथित वेनेजुएलाई गिरोह के सदस्यों को देश से बाहर निकाल दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कैदियों का आदान प्रदान एल साल्वाडोर की मध्यस्थता से हुआ। अगस्त 2025 तक अटॉर्नी जनरल पैम मोंडी ने मादुरो की गिरफ्तारी की सूचना पर $50 मिलियन इनाम घोषित किया। यह न्याय विभाग द्वारा घोषित $25 मिलियन के इनाम में वृद्धि थी। एक और भी साहसिक कदम में ट्रंप प्रशासन ने कैरिबियन सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी बनाना शुरू कर दिया।
प्रशासन का तर्क है अवैध प्रवास और नशा तस्करी से लड़ना, लेकिन जरा रुकिए। बोट स्ट्राइक और ड्रोन पर बात करने से पहले वेनेजुएला की अपराध और गैंग हिंसा की समस्या समझते हैं। यह पिछले दशकों की आर्थिक गिरावट से जुड़ा है। जैसा हमने बताया, यह निकोलस मादुरो की बढ़ती भ्रष्टाचार और तानाशाही से भी जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला की आर्थिक त्रासदी के ताजा अध्याय ने एक मानवीय संकट को जन्म दिया। देखिए, 2014 से शुरू होकर अत्यधिक महंगाई और भ्रष्टाचार ने खाने पीने की चीजों और दवाइयों की भारी कमी पैदा कर दी। सरकार स्थिर बिजली ग्रिड नहीं बना पाई, जिससे देश भर में बिजली कटौती होती है। यह उचित सामाजिक सेवाएं देने में भी असमर्थ रही है। इसके अलावा संक्रामक बीमारियों का फैलाव भी बहुत तेजी से हुआ है। इससे वेनेजुएला दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया है, जहां औसत आय केवल 72 सेंट है। करीब 96% वेनेजुएला वासी परिवार गरीबी में हैं। ये हालात कई वर्षों में बने हैं और इन सब ने अपराध के हावी होने के लिए एकदम सही जमीन तैयार कर दी। संगठित अपराध वेनेजुएला में 2014 से पहले भी था। चलिए बेरुक कार्टेल ऑफ द सन्स के बेरुक की बात करें। यह नाम पहली बार वेनेजुएला की एंटी ड्रग कमांड के 2 सदस्यों पर ड्रग तस्करी का आरोप लगने पर इस्तेमाल हुआ था। पता चला वे CIA के लिए कोलंबियाई ड्रग कार्टेल्स में घुसपैठ कर रहे थे, जो कोकीन अमेरिका भेजते थे। यह नाम उनके यूनिफॉर्म पर बने सूरज जैसे प्रतीकों से आया है। हालांकि 1998 में चीजें और भी दिलचस्प हो गईं। उस साल चावेज के रिवॉल्यूशनरी बोलिवेरियन मूवमेंट 200 के सदस्यों ने कथित तौर पर एक नया ड्रग तस्करी समूह बनाया। ये वही लोग थे जो चावेज की 1992 की नाकाम तख्तापलट में शामिल थे। खैर, इस समूह को कार्टेल बोलिवेरियन कार्टेल के नाम से जाना जाता था। 90 के दशक में भ्रष्टाचार के कारण आसानी से पैसा कमाया जा सकता था, खासकर ड्रग तस्करी में। कार्टेल ऑफ द सन्स नाम 2004 में चावेज शासन के पूरी तरह स्थापित होने पर सामने आया। आरोप था कि सेना के कई सदस्य ऐसे समूहों में थे और बड़ी समस्या यह थी कि चावेज ने सेना को बहुत शक्ति दे दी थी। असल में यह PDVSA के व्यापक कुप्रबंधन के कारणों में से एक था। आखिरी झटका तब लगा जब चावेज ने 2005 में DA को वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया। इससे देश ड्रग तस्करी के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन गया। इसके बाद आरोप लगातार आते रहे। ह्यूगो चावेज की सुरक्षा बलों द्वारा वेनेजुएला के जरिए ड्रग्स की खेप भेजने की खबरें आईं। वेनेजुएला की सेना के कोलंबियाई वामपंथी गुरिल्ला संगठन रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के साथ ड्रग व्यापार में मिलकर काम करने की भी खबरें थीं। यूके ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अपनी वायुसेना के ठिकानों पर कोलंबियाई ड्रग विमानों को रोकता है। इन सभी आरोपों के कारण वॉशिंगटन ने अब मादुरो को खुद कार्टेल ऑफ द सन्स के नेतृत्व से जोड़ दिया है। यह समझ में आता है क्योंकि अधिकतर आरोपी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं जिन्हें मादुरो ने नियुक्त किया। 2020 में अमेरिकी सरकार ने मादुरो और अन्य अधिकारियों पर कार्टेल ऑफ द सन्स का नेतृत्व करने का आरोप लगाया। वेनेजुएला की ड्रग दुनिया में एक और बड़ा खिलाड़ी है, ट्रेन दे अरागुआ, जिसका मतलब है अरागुआ की ट्रेन। यह समूह 2014 में बना था। ठीक एक और बड़ी आर्थिक तबाही के बीच में यह गैंग टोकरोन जेल के अंदर उभरा। यह जेल वेनेजुएला के अरागुआ राज्य में स्थित है। इसी वजह से इस समूह का नाम पड़ा। इस समूह का नाम शायद कराकास और अरागुआ के बीच रेलवे यूनियन से भी जुड़ा हो सकता है। इस गैंग ने टोकरोन जेल पर कब्जा कर लिया। वहां उन्होंने चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, डिस्को, रेस्टोरेंट और बार चलाए। इसके नेताओं ने जेल में रहते हुए डकैती, अपहरण और हत्या की वारदातें की। वेनेजुएला की आर्थिक त्रासदी ने इस गैंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने को मजबूर किया। उन्होंने करीब 80 लाख वेनेजुएला वासियों का फायदा उठाया और इनमें से नए सदस्य भर्ती किए। गैंग ने कोलंबिया, पेरू और चिली में ठिकाने बनाकर लोगों व ड्रग्स की तस्करी की। उन्होंने वसूली के रैकेट और वेश्यावृत्ति के गिरोह भी शुरू किए। उनका सबसे कुख्यात अपराध पिछले साल हुआ था। 2024 में उन्होंने रोनाल्ड ओजेदा का अपहरण कर हत्या की। ओजेदा वेनेजुएला सेना के पूर्व अधिकारी थे जिन्होंने मादुरो सरकार के खिलाफ साजिश की और चिली भाग गए। वहां गिरोह के सदस्यों ने चिली पुलिसकर्मियों के वेश में उनका अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। उन्होंने शव को सूटकेस में भरकर सीमेंट में दफनाया। ट्रेंड दे अलागुआ अब संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी फैल गया है। अमेरिका में भर्ती के लिए 70,000 वेनेजुएलन प्रवासी हैं। उन पर 2 न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस कर्मियों को गोली मारने और फ्लोरिडा में एक पूर्व वेनेजुएलन पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है।
बाइडेन प्रशासन ने इस गैंग को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित किया। इस साल ट्रंप प्रशासन ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अब हम सब अपडेट हैं। कार्यालय लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर अधिकतम दबाव फिर शुरू किया है। उनके प्रशासन ने वेनेजुएला पर अमेरिका में कोकीन तस्करी का आरोप जारी रखा है। सरकार ने कार्टेल ऑफ द सन को भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि मादुरो अब तकनीकी रूप से कथित आतंकवादी संगठन के नेता हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने गुप्त रूप से पेंटागन को लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद मादुरो पर इनाम दोगुना हुआ और अमेरिका ने वेनेजुएला के जल क्षेत्र में 9 सैनिक बेड़ा भेजा। इन जहाजों पर 4500 से अधिक नाविक और मरीन सवार थे। फिर नाव हमला हुआ। 2 सितंबर 2025 को अमेरिकी बलों ने एक कथित त्रेंदे अरागुआ नाव पर हमला किया। यह नाव कथित तौर पर अमेरिका को कोकीन तस्करी कर रही थी। हमले में 11 की मौत हुई। यह हमला अभूतपूर्व था क्योंकि इसमें केवल नौसेना शामिल थी, तटरक्षक बल नहीं। बाकी नौसेना बेड़ा कैरेबियन सागर में तैनात है। वेनेजुएला में हमलों की यह श्रृंखला गहरी मंशा दर्शा सकती है। कुछ रिपोर्टों में वेनेजुएला में सीधे तौर पर शासन परिवर्तन के लिए संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि यह स्थिति असंभव मानी जाती है, फिर भी अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य संपत्तियां जुटानी जारी रखी हैं। अक्टूबर तक 160वां स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट वेनेजुएला के तट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। अमेरिकी सेना ने क्षेत्र में 3 B-52 रणनीतिक बमवर्षक विमान भी उड़ाए। पानी में अमेरिकी सेना ने एक परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की। ट्रंप प्रशासन ने कराकास से सभी राजनयिक संपर्क खत्म करने का आदेश दिया। अब ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में गुप्त कार्रवाई करने की भी अनुमति दे दी है। तो ऐसे में वेनेजुएला की स्थिति क्या है? इसकी कहानी दिखा सकती है कि कैसे जब भ्रष्टाचार और सत्ता आपस में मिल जाते हैं तो संपत्ति कितनी जल्दी संकट में आ सकती है। सालों की कुप्रबंधन और कमजोर संस्थाओं ने आपराधिक गिरोहों के लिए कब्जा करने का रास्ता खोल दिया। और वेनेजुएला के लोग ही हैं जो इसका सारा दर्द झेलते हैं। इससे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर क्या कुछ अलग किया जा सकता था। अगर वेनेजुएला ने सिर्फ तेल पर निर्भर न रहकर अर्थव्यवस्था में विविधता लाई होती तो क्या होता? क्या होता अगर उसके नेताओं ने अलग फैसले लिए होते? इन वैकल्पिक परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मुख्य बात है आगे कैसे बढ़े। अमेरिका के समर्थन से सीधा शासन परिवर्तन बनाए रखना कठिन है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। हालांकि लगातार कूटनीतिक दबाव काम कर सकता है। वेनेजुएला के लोग वाकई बदलाव चाहते हैं। वेनेजुएला में एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए विकल्प मौजूद हैं। अब भी मारिया कोरिना माचाडो और एडमुंडो गोंजालेज जैसे नेता मौजूद हैं। पिछले साल के चुनाव में उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया था और उनके पास मादुरो पर अपनी जीत के पर्याप्त सबूत हैं। मादुरो शासन अब भी सत्ता में है और उसके कई सहयोगी साथ हैं। कुल मिलाकर हम नहीं जान सकते कि वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा, लेकिन हम इसका इतिहास जरूर जानते हैं। वेनेजुएला को एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में लें, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के खतरे को दिखाती है। तेल में अरबों की संपत्ति होना एक न्यायपूर्ण और समृद्ध सुखद अंत की गारंटी नहीं देता। अगर आप अरबपतियों, लॉबिस्टों और सरकारी प्रवक्ताओं के स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट्स से खबरें पाने से थक चुके हैं, तो आपको ग्लोबल रिकैप्स बहुत पसंद आएगा। यह हमारा फ्री न्यूज़लेटर है जिसमें हम आपको बताते हैं कि दुनिया में असल में क्या हो रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की वैश्विक गतिविधियों तक। कोई स्पॉन्सर, विज्ञापन, सेंसरशिप या कॉरपोरेट फिल्टर नहीं, बस सीधी बिना फिल्टर भू राजनीति। ऐसा विश्लेषण जिसे मुख्यधारा मीडिया छूने से डरता है। हम इसे स्वतंत्र रूप से लिखते हैं और आपकी जवाबदेही रखते हैं, न कि न्यूयॉर्क या बीजिंग के बोर्डरूम की। अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां सच्चाई और असली कहानियां मायने रखती हैं, तो ग्लोबल रिकैप्स से अभी जुड़िए। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या globalrecaps.com जाकर साइन अप करें। यह फ्री है, इसमें सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और यह वही एक ईमेल है जिसे आप हर हफ्ते सच में खोलना चाहेंगे।